चलिए तो शो की शुरुआत बेहद ख़ास मुद्दे के साथ, जहां पर आज सेबी की बोर्ड बैठक में क्या अहम फैसले लिए गए हैं और किस तरह से आपको अपने निवेश की भी शुरुआत करनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। जी, प्रदीप कुमार, सीईओ यूनिट म्यूचुअल फंड हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका प्रदीप कुमार जी हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में। और वैसे तो हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स पर बात करेंगे आज, लेकिन चलिए सबसे पहले रिएक्शन हम लेंगे जो बाज़ार में आज जो सेबी की अहम बैठक हुई है उस पर जो बातें सामने लेकर कर आई है, सबसे पहले उसी पर से आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। और किस तरह से आप देखते हैं यूनिट होल्डर्स के लिए एक जो कमिटी के गठन करने का फैसला लिया गया है, इसकी ज़रूरत क्यों और इसकी अहमियत क्या? थैंक यू कविता। सभी ने आज आप जैसे बोला एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो निवेशक का प्रोटेक्शन के लिए है। जैसे आप जानते हैं सेबी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। और जैसे ग्लोबली काफी घटनाएं हुआ है, बैंक का फेलियर, बैंक पे रन, ऐसा काफी चीजें हुआ है। हमारा फाइनेंस इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज है भरोसा, विश्वास होना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स को पूरा भरोसा अपना फाइनेंशियल सिस्टम में होना चाहिए, रेगुलेटर के ऊपर होना चाहिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर होना चाहिए। तो उसके लिए लगातार सेबी कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहेगा, जो जो करना पड़ेगा वो करते रहेगा। तो आज जो अनाउंसमेंट किया है यूनिट होल्डर प्रोटेक्शन कमिटी, ये एक और इम्पोर्टेंट कदम है ये सफर में। इसका डिटेल्स अभी देखना पड़ेगा, लेकिन निवेशक का प्रोटेक्शन के लिए मेरा पूरा यकीन है कि इसका इससे काफी फायदा होगा निवेशक को। वैसे भी हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटेड इंडस्ट्री होता है, माना जाता है। तो ये स्टेप के बाद, ये कमिटी इम्प्लीमेंट होने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर और भरोसा होगा और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट के लिए इससे काफी फायदा होगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जब हम कमेटी के गठन की बात करते हैं तो इसका भी एक स्वरूप होगा, इसका भी कुछ खाका होगा। किस तरह से आपको लगता है कि अब एएमसीज एक खाके के तहत एक 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 फॉर्मेट के तहत इस पर काम करेंगी? क्या इस पर किसी भी तरह की क्लैरिटी जो आपके पास है, जो आने वाले वक्त में आप इस पर अमल करेंगे? अभी आज के तारीख में हमारे पास इसके पूरा डिटेल्स नहीं है। जैसे डिटेल्स आएगा वो हम एग्जामिन करके उसका इम्प्लीमेंटेशन का प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। तो अभी तो फिलहाल ज्यादा डिटेल्स नहीं है मेरे पास। वो डिटेल्स मिलने के बाद स्टडी करके हम वर्कआउट करेंगे। जहाँ तक फाइनेंशियल मार्केट्स की बात है, हम जानते हैं कि सेबी एक बहुत ही उम्दा तरह का रेगुलेटर है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि सेबी बहुत आगे आकर काफ़ी कुछ बदलाव और निवेशकों के, यूनिट होल्डर्स के हितों से जुड़े जो बदलाव हैं, जो नियम कानून हैं, उनको लाने की एक कवायद जो है वो पुरजोर तरीके से शुरू कर चुका है। लेकिन हाल ही में अगर हम बात करें तो यूनिट होल्डर्स के प्रोटेक्शन को जब हम प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो ऑलरेडी अगर एक बहुत ही वेल रेगुलेटेड मार्केट है ये प्रदीप कुमार जी, तो इसको और बेहतर तरीके से रेगुलेट करने की ज़रूरत एक तो क्यों आई है और किस तरह से आप जो है इसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सेबी का नज़रिया आप पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? कविता, मेरे ख्याल में सेबी का मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले बताया, इन्वेस्टर्स को, निवेशक को इंडस्ट्री के ऊपर और रेगुलेटर्स के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री दुनिया में जैसे मैंने बताया वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटेड माना जाते हैं। तो ये भरोसा इन्वेस्टर्स को भी होना चाहिए। और जैसे इंडस्ट्री में काफी नए डेवलपमेंट्स होते हैं, नया इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली भी काफी डेवलपमेंट्स, इनोवेशंस होते हैं। तो रेगुलेटर्स को भी उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा टू कीप पेस विद दैट। सेबी को भी नया नया रूल्स लाना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि ये वैसा एक कदम लिया है सेबी। ऐसा नहीं कि आज कुछ प्रॉब्लम है हमारे इंडस्ट्री में और ऐसा इमीडिएटली कुछ करना है।
लेकिन सेबी भविष्य का भी सोचते हैं। अगले 5 साल में क्या क्या हो सकता है वो प्रिवेंट करने के लिए प्रोएक्टिवली भी कई कदम लेते हैं। तो ये जो आज फैसला लिया है, मैं उसमें एक प्रोएक्टिव कदम माना जाता हूं। ऐसे नहीं है कि आज इमीडिएटली अभी तुरंत कुछ करने का जरूरत है, लेकिन आगे का भी सोच के सेबी ने ये कदम लिया है। चलिए देखना होगा कि इस कदम के बाद, इस फैसले के बाद किस तरह से इसको अमल में लाया जाता है, और ज़मीनी तौर पर हम देखेंगे कि किस तरह से इस फैसले पर एएमसीज़ जो हैं वो रणनीति अपनी अपनाती हैं। लेकिन एक और ख़ास मुद्दा जिस पर आज हम बात करने वाले हैं आपसे, वो है कि निवेश की शुरुआत किसी को अगर इस तरह के माहौल में करनी है तो वो अपनी तैयारी कैसे करे। हमने देखा कि पिछले 1 साल में अगर कोई बाज़ार में आया हो और ख़ासतौर से एसआईपी के ज़रिए आया हो, तो उसने अपने पोर्टफोलियो में कोई ख़ास कमाई अभी तक नहीं देखी है, इतने उतार चढ़ाव के चलते। लेकिन बहुत ज़रूरी है निवेशकों का, अगर इक्विटी बाज़ार में आप अपना नज़रिया बना रहे हैं तो 5 साल या उससे ज़्यादा का तो आपको कम से कम व्यू रखना ही होता है, और अपनी पोर्टफोलियो या फंड की परफॉर्मेंस को केवल 1 साल के कार्यकाल में आपको जो है वो नहीं आंकनी होती है, थोड़ा समय देना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम करती हैं किसी फंड की परफॉर्मेंस को लेकर। लेकिन इस माहौल में प्रदीप कुमार जी, अगर किसी को निवेश करना हो बाजार में, तो सबसे पहले अपनी तरफ का जो होमवर्क है वो क्या कर लेना चाहिए, ये बताएं पहले। कविता, ये बहुत अच्छी सवाल पूछा आपने। एक आम निवेशक के लिए सबसे पहले मेरे ख्याल में उनको एक एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर का मदद लेना चाहिए, क्योंकि ये निवेश जो करना है ये बहुत सीरियस मामला होता है। ये कोई कैजुअल चीज माना नहीं जाना चाहिए। तो इतने सीरियस बात, हमारे हार्ड अर्न मनी, इसका सेविंग्स इन्वेस्टमेंट करने की बात है, तो उसको आपको उसके लिए प्रोफेशनल्स का हेल्प लेना चाहिए। वो फर्स्ट स्टेप है। ये खुद करने का कोशिश करेगा तो काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हजारों स्कीम्स है। आम निवेशक कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि अपने लिए हर एक निवेशक का सिचुएशन अलग होता है। उनका जो इनकम फ्लो है, जितना इनकम है उसमें कितना खर्चा होता है, सेविंग्स कितना है, और भविष्य में उनको क्या क्या गोल्स, लक्ष्य होता है। किसी को बच्चे का पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए होगा, किसी को रिटायरमेंट का होगा, किसी को गाड़ी लेने का होगा, किसी को घर लेने का होगा। ऐसा काफी लक्ष्य हो सकता है। तो हर एक आदमी का, हर एक निवेशक का सिचुएशन अलग होता है। तो एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। इसलिए हर निवेशक को एक प्रोफेशनल एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर का हेल्प लेना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में, और उनके साथ बैठ के ये प्लान करना है कि हम उनका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उनका आर्थिक लक्ष्य क्या क्या है, और उसके लिए एक रोड मैप प्लान बनाना होता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो प्लान बनाते हैं आपको उस पर भरोसा रख के वही रास्ते में चलना होगा, क्योंकि मार्केट में काफी हम जो कहते हैं नॉइस आता रहेगा। आज मार्केट वोलेटाइल है, कल भी वोलेटाइल हो सकता है। मार्केट ऊपर नीचे होना वो बहुत स्वाभाविक चीज है। तो उसके ऊपर आपको कुछ एक्शन रोज या हर महीने, हर 3 महीने आपको कुछ एक्शन लेने का जरूरत नहीं है। तो आपको जो एडवाइस देने के लिए जो एडवाइजर है उनका बात मान के आगे चलना है। जो एसेट एलोकेशन प्लान है, आपका इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसके हिसाब से ही चलना है। अब ये बताएं, अभी ऐसे बाजार में लमसम के जरिए निवेश करना सही है या एसआईपी के जरिए, या आपको लगता है कि दोनों रणनीति अपनाई जा सकती है, बशर्ते कि आपका जो टाइम होराइजन है वो इक्विटी के लिहाज से 5 साल या उससे ज्यादा का हो? सही बोला, इक्विटी के लिए 5 साल या उससे ज्यादा टाइम होराइजन होना बहुत जरूरी है। और एसआईपी ऑलरेडी स्थापित हो चुका है कि आम निवेशक को वेल्थ क्रिएशन के लिए, एक किटी बनाने के लिए सबसे इफेक्टिव टूल माना जाता है एसआईपी। तो आपको आपका जो रेगुलर इनकम है, हर महीने या हर क्वार्टर में जो इनकम है,
उससे आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एसआईपी ही सबसे इफेक्टिव टूल है। लेकिन आपके पास अभी समझिए आपको अचानक कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, कुछ बोनस मिल गया, नहीं तो कुछ आप कुछ चीज बेच के आपको आपके पास पैसा आ गया, लमसम अमाउंट है, तो वो निवेश करने के लिए भी आपको थोड़ा सिस्टमेटिकली करना ही अच्छा होगा। क्योंकि लमसम ऐसा बड़ा अमाउंट है, तो आपको जो सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान है उसका फायदा उठाना अच्छा होगा। इसमें क्या होता है कि आपका जो लमसम अमाउंट है वो आप पहले एक लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड में निवेश कर दीजिए, तो उसमें रिस्क बहुत कम होता है, आपको कुछ रीजनेबल इंटरेस्ट भी मिल जाएगा उससे। और उससे आप ऐसा प्लान सेटअप कीजिए क्योंकि हर महीने ये अमाउंट से कुछ पोर्शन एक इक्विटी फंड या हाइब्रिड फंड, जो भी फंड आप सेलेक्ट किया है, आपका एडवाइजर ने बताया है आपको, वो फंड में ट्रांसफर होगा। तो ये आप 3 महीने में, 6 महीने में, नहीं तो ज्यादा अमाउंट है तो 1 साल में भी ये पूरा ट्रांसफर प्लान कर सकता है। इसका फायदा ये है कि आप पूरा पैसा एक ही दिन इन्वेस्ट करने से वो काफी रिस्की हो साबित हो सकता है। क्योंकि ये कोई नहीं जानता है कि मार्केट कल मार्केट में कल क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये अनसर्टन है। तो आपको थोड़ा ये फेस आउट करके, स्प्रेड करके इन्वेस्ट करेगा तो आपका रिस्क कम होगा। स्पेशली नया निवेशक है तो लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए 100% एसटीपी ही करना चाहिए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। लेकिन रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए कोई शक नहीं, एसआईपी इज द बेस्ट। अच्छा, जब भी शुरुआत करनी हो इक्विटी बाजार में निवेश की, तो किस तरह के फंड से करनी चाहिए आपकी समझ के अनुसार? ऐसा शख्स जिसको कोई शायद समझ नहीं हो इक्विटी बाज़ार की और शुरुआत करनी हो अपने इन्वेस्टमेंट की, तो क्या आप किसी इंडेक्स फंड के ज़रिए करें या किसी बैलेंस फंड के ज़रिए करें? कविता, एक चीज है कि इन्वेस्टमेंट्स काफी सिंपल हो सकता है। लोग अननेसेसरली उसको काफी कॉम्प्लिकेट करते हैं। कॉम्प्लिकेट करने का कोई जरूरत नहीं। एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर, आम निवेशक के लिए ब्रॉडली डाइवर्सिफाइड फंड काफी अच्छा रहेगा। जैसे फ्लेक्सी कैप फंड है, नहीं तो मल्टी कैप फंड है, ये फंड्स काफी अच्छा होगा आम निवेशक के लिए। एसआईपी और लमसम दोनों के लिए फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप विल बी वेरी गुड। और जो सेक्शन 80C का टैक्स बेनिफिट के लिए आप उनका निवेशक का जो एलिजिबिलिटी है, उसको आप ईएलएसएस फंड, टैक्स सेवर फंड में निवेश कर सकते हैं, उसमें भी एसआईपी कर सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं इक्विटी में वोलेटिलिटी ज्यादा है, मार्केट का ऊपर नीचे होता रहेगा। पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा ही होने वाला है। तो जो निवेशक है उनको ऐसा इतना ऊपर ज्यादा पसंद नहीं है, उतना रिस्क टॉलरेंस जो कहते हैं वो नहीं है, रिस्क टॉलरेंस कम है। उनके लिए डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड जो कहते हैं, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, वो सूटेबल रहेगा। उसमें ऐसा है कि हर एक फंड हाउस का अलग अलग मेथड होता है, लेकिन ब्रॉडली बेसिकली ऐसा करता है कि जब मार्केट ऊपर है, एक्सपेंसिव है, उस टाइम पे इक्विटी में कम निवेश करते हैं, और जैसे मार्केट नीचे आते हैं, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होता है, इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाते हैं। इसीलिए इससे क्या होता है कि फंड का एनएवी का वोलेटिलिटी ऊपर नीचे होना कम होता है प्योर इक्विटी फंड के मुताबिक। तो जो इन्वेस्टर को वोलेटिलिटी कम चाहते हैं, उसके लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी बहुत अच्छा रहेगा।
अच्छा, बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जो कहते हैं कि अगर निवेशक बहुत ज़्यादा रिस्क एवर्स है या जोखिम नहीं उठा सकता तो आप फिक्स्ड इनकम के ज़रिए शुरुआत कर सकते हैं, धीरे धीरे अपनी समझ को बढ़ाकर, और इक्विटी में आप आ सकते हैं। तो अगर कोई बहुत कंजर्वेटिव है और कम से कम फिक्स्ड डिपॉजिट से बाहर निकलना चाहता है, जहाँ तक निवेश के विकल्पों की बात आती है फिक्स्ड इनकम में, तो क्या अब भी डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ क्या देखा जा सकता है? जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा था एलटीसीजी और इंडेक्सेशन का, वो क्योंकि 1 अप्रैल से आपके पास नहीं रहेगा अगर आप निवेश करते हैं तो। अगर आप पहले से निवेशित है तो आपको उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बदलाव का, लेकिन जो नया निवेश है उसको असर पड़ेगा। तो क्या फिक्स्ड इनकम के ज़रिए अगर कोई शुरुआत करना चाहता है या कम से कम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स से बाहर निकलना चाहता है, तो क्या डेट म्यूचुअल फंड्स का रुख कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। अगर आप देखेगा तो इंटरेस्ट रेट अभी तो फिलहाल आरबीआई बढ़ाते रहते हैं पिछले 1 साल से, और थोड़ा बढ़ाने का चांसेस है। लेकिन अभी एक फीलिंग है हमारे फंड हाउस में और मार्केट एक्सपर्ट्स में कि और ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का चांसेस नहीं है। थोड़ा इंटरेस्ट रेट का जो पीक है वो अब नजर में आ रही, ज्यादा दूर नहीं है। तो उस अक्रूवल लेवल जो कहते हैं, अभी आप देखेगा तो 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आजकल 720 725 के बीच में आपको इंटरेस्ट मिलता है, अक्रूवल मिलता है। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू होगा, उसमें मार्क टू मार्केट गेन्स का भी, कैपिटल गेन, मार्केट टू मार्केट गेन्स का गुंजाइश है। तो ये अच्छे अक्रूवल लेवल में आप इन्वेस्ट करेगा तो आपको अक्रूवल मिलेगा, और उसके ऊपर अगले 1-2 साल में इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो आपको मार्क टू मार्केट गेन्स का भी फायदा मिलेगा। तो फिक्स्ड इनकम फंड में, जैसे हम ड्यूरेशन फंड कहते हैं, जो डायनेमिक बॉन्ड फंड है या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, नहीं तो गिल्ट फंड है, ये सारे फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे ख्याल में 2023 एक आपको अच्छा मौका देगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल होता है ना, कभी कभी आपका फेवर में होता है, कभी कभी आपके खिलाफ भी होता है। तो वो साइकिल का पोजीशन देख के आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि आप कभी भी ड्यूरेशन फंड, फिक्स्ड इनकम फंड में इन्वेस्ट कीजिए। आप इंटरेस्ट रेट साइकिल का पोजीशन देखना पड़ेगा, और आपका रिस्क एपेटाइट, आपका जो होराइजन है, अगर आपके पास 1 साल का पैसा है तो आपको एक टाइप ऑफ फंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास 2 या 3 साल का होराइजन है तो फंड टाइप अलग होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको एक एडवाइजर का मदद लेना बहुत जरूरी होगा। लेकिन इस साल पर्टिकुलरली फिक्स्ड इनकम फंड में भी काफी अपॉर्चुनिटीज है। देखते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई, काफ़ी हद तक हमने समझा दिया किस तरह से आपको अपनी शुरुआत करनी है। एक सवाल मुझे एज रिलेटेड भी पूछना है, क्योंकि अलग अलग उम्र के लोग हैं जो हमें देखते हैं, जो शायद बहुत कम उम्र में 20-25 साल में शायद अगर निवेश शुरू करना चाहते हैं तो उनकी रणनीति शायद अलग होगी उनके लिए, शायद क्योंकि बहुत समय है तो रिस्क प्रोफाइलिंग उनकी अलग होगी। लेकिन ऐसे शख्स जो शायद अपनी 40 की उम्र में या मान लीजिए 40-45 के ब्रैकेट में है और उन्हें शुरुआत करनी हो अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की, जो कि देखा जाए तो काफ़ी लेट है एक तरह से, लेकिन उन्हें आप क्या सीख देना चाहेंगे? ऐसी कौन सी बात आप उन्हें समझाना चाहेंगे जो उन्हें अब आने वाले वक्त में समझनी है? क्योंकि ये एक ऐसा पड़ाव है आपकी ज़िंदगी का जहाँ पर कुछ लक्ष्य हो सकता है आपके पूरे होने वाले हो, रिटायरमेंट बहुत बड़ा लक्ष्य है जो आपके सामने खड़ा है, आपकी ओर देख रहा है। तो ये एज ग्रुप में इक्विटी में आना और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना कितना सही, कितना गलत, कितना लेट, और क्या रणनीति हो? कविता, इक्विटी में निवेश चालू करने के लिए ऐसा लेट होने का सवाल नहीं है। आप कभी भी चालू कर सकता है। लेकिन जैसे आप लोगों को, काफी लोगों को मालूम होगा, दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है।
उन्होंने उनका जो वेल्थ है उसका 90% 60 के एज के बाद ही बनाया है। ऐसा नहीं कि जिंदगी 60 साल में खत्म होता है। आप आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी ज्यादा बढ़ते रहते हैं आजकल, और रिटायरमेंट के बाद भी 20, 25, 30, 35 साल लोग कंटिन्यू करते हैं। तो उसके लिए आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट 40, 45, 50 साल में भी चालू करेगा तो उसका फायदा होगा, जरूर करना चाहिए। एक एसेट एलोकेशन प्लान होना चाहिए। मैं ये नहीं रेकमेंड करूंगा कि पूरे पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करे जो आदमी 50 या 55 साल का होगा, लेकिन इक्विटी में एलोकेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन सिंपल फंड्स सेलेक्ट करना, जो फंड आपका समझ में नहीं आता है उसमें कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स में ज्यादा मत जाइए। स्पेशली जो नया इन्वेस्टर है उनको सिंपल इन्वेस्टमेंट में स्टिक करना बहुत जरूरी है। और आपका पैसे को आप टाइम दीजिए, मार्केट में उसको बढ़ने का टाइम दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि रिटायरमेंट फंड होगा फिर भी आपको 60 साल में या 58 ईयर्स में आपको पूरा पैसा निकालना है, ऐसा नहीं है ना। आपको पैसा 60 के बाद 70 में 80 में भी पैसा चाहिए। तो इसलिए आप 40 या 45 साल में चालू करेगा तो वो भी बहुत अच्छी बात है, उसको रहने दीजिए। इक्विटी में एसआईपी कीजिए, नहीं तो एसटीपी कीजिए, और गिव इट टाइम। पैसे को आप वक्त दीजिए, वो बढ़ेगा। चलिए, बहुत खूब आपने समय निकाला और इतने विस्तार से दर्शकों को बताया कि किस तरह से अपने निवेश की शुरुआत करनी चाहिए, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, किसी भी उम्र के आप पड़ाव में हो। बहुत ज़रूरी बातें जो आपको समझनी चाहिए इक्विटी में निवेश करने से पहले, और बाज़ार के उतार चढ़ाव से ना डरते हुए बहुत ज़रूरी है अपने निवेश में बने रहना अनुशासित तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास चर्चा के लिए आज। थैंक यू।